वेलकम टू द कोर लॉ क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर 10 के बारे में, जो क्या बात करता है एग्जामिनेशन के बारे में। तो किसको एग्जामिन किया जाता है? पार्टीज को एग्जामिन किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो इससे पहले हमने देखा था कि पार्टीज का रोल रहता है कि जहाँ पे प्लेंटिव क्या करता है, अपनी प्लेन दायर करता है, ठीक है। उसके बाद समन करके डिफेंडेंट आता है, वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दायर करता है। तो अब यहाँ पे किसका एक्टिव रोल आता है? कोर्ट का एक्टिव रोल आता है, जो क्या करता है, इनकी प्लीडिंग्स को पढ़ने के बाद, ठीक है, एक कंक्लूजन तक पहुंचता है, जहाँ पे उसको पढ़ के पता चलता है कि एक्चुअल में इन दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट है क्या। ठीक है। क्योंकि कहने को तो प्लेंटिव ने हो सकता है कि 10 बातें लिखी हों, ठीक है, कि मेरा ये रिलीफ बनता है, मेरा ये रिलीफ बनता है, कंपनसेशन भी बनता है, ठीक है, और डिफेंडेंट ने क्या किया हो, सारी चीज़ों को डिनाई किया हो। लेकिन अब कोर्ट के ऊपर आता है उन चीज़ों को पढ़ने के बाद अपना जो भी उसको इंस्टिंक्ट आ रहा है, ठीक है, कि मुझे लग रहा है कि प्लेंटिव की ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। जैसे मान लो कुछ इश्यूज हैं जो कोर्ट को लग रहा है कि जेन्युइन है, उनको लेके, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करके, ठीक है, इन दोनों पार्टी से पूछताछ की जाएगी, ठीक है, ताकि क्या किया जाए, एक सब्सटेंस तैयार किया जाए, कंक्लूजन तैयार किया जाए कि इसी के बेसिस के ऊपर आगे इश्यूज हैं वो फ्रेम करने में हेल्प मिले। आपको पता है कि इश्यूज फ्रेम होने के बाद ही ट्रायल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं जो उसका बेस है, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए कि जो एक्चुअल जो पिक्चर है दोनों पार्टीज के सामने भी आ जाए और कोर्ट के सामने भी आ जाए, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि उन्होंने आगे ट्रायल में किस चीज़ को लेके बात करनी है और डिफेंडेंट ने किस चीज़ को लेके डिफेंड करना है, ठीक है। तो ये बेसिक पर्पस रहता है हमारी एग्जामिनेशन का। तो कोर्ट क्या है? कोर्ट की मर्जी है अब वो क्या करे कि प्लेंटिव का कितना पार्ट है वो एक्सेप्ट करे और डिफेंडेंट की जितनी बात है वो देखे, वो किसके ऊपर उसने यकीन करना है, किस चीज़ के ऊपर वो उसने यकीन नहीं करना। दोनों पार्टीज को आमने सामने बुला के, ठीक है, क्वेश्चनिंग कर सकता है, या उनकी प्लीडिंग्स में से जो जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है, मोटा मोटा जो भी सब्सटेंस निकल के आ रहा है वो रिकॉर्ड कर सकता है। उसको रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट जो भी क्या करने वाला है, एक कंक्लूजन पे आने वाला है, उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेगा, ताकि उसको लेटर ऑन यूज किया जा सके। रूल 1 क्या बात करता है कि असर्टेन किया जाता है एलिगेशंस जो दिए गए हैं प्लीडिंग्स में, कि प्लेंट प्लीडिंग से आपको पता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में, प्लेंट में क्या क्या क्लेम किया गया है, ठीक है, और डिफेंडेंट के द्वारा क्या क्या चीज़ें एडमिट की गई हैं प्लेंट की, या कौन कौन सी चीज़ें उसने डिनाई की हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे की जाती हैं? असर्टेन किया जाता है एट फर्स्ट हेयरिंग, ठीक है। पहली हीयरिंग जो पहली सुनवाई होएगी, अब कोर्ट यहाँ पे पहली सुनवाई के ऊपर क्या करेगा, दोनों पार्टीज का, ठीक है, या उनके वकील, ठीक है, उनके द्वारा जो भी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं प्लेंट में और रिटर्न स्टेटमेंट में, कितना पोर्शन एडमिट किया जा रहा है, कितना डिनाई किया जा रहा है प्लेंटिव के द्वारा या डिफेंडेंट के द्वारा, ठीक है, वो देखेगा। और बाद में क्या करने वाला है, जो भी उनका एग्जामिन करने के बाद एक चीज़ आएगी उसको वो रिकॉर्ड करके रख लेगा, दोनों पार्टीज की एडमिशंस और डिनायल्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट फर्स्ट हेयरिंग किसको मानते हैं हम? फर्स्ट हेयरिंग का मतलब होता है पहली सुनवाई। तो पहली सुनवाई कब मानेंगे हम? तो पहली सुनवाई वो दिन होता है, वो डेट होती है जहाँ पे कोर्ट पहली बार अपना जुडिशियस माइंड अप्लाई करता है। इससे पहले हमने देखा है ना कि पार्टीज का ही रोल है, प्लेंट दायर की जाती है, प्रेजेंट की जाती है प्लेंट, तो माना जाता है सूट है जो ड्यूली इंस्टीट्यूट हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट दायर की जाती है, ठीक है, अपना डिफेंस लेके आता है, वो पार्टीज का रहता है रोल। लेकिन यहाँ पे कोर्ट का पहली बार एक्टिव रोल आता है जहाँ पे वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, क्योंकि दोनों पार्टीज को उसने सुनना ही है, ठीक है। लेकिन किस बात पे यकीन करना है वो कोर्ट की मर्जी है। तो यहाँ पे वो जो यकीन करने वाली बात है वो अपना माइंड अप्लाई करके यकीन करेगा, ठीक है। दोनों पार्टीज के जो भी कंटेंशन रहती हैं प्लेंट में, रिटन स्टेटमेंट में, वो देखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हियरिंग की डेट कौन सी मानी जाएगी? जो डेट क्या की गई है, फिक्स की गई है, कि जहाँ पे कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है उस रियल कंट्रोवर्सी को आइडेंटिफाई करने के लिए, रियल डिस्प्यूट को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हमने कहा ना कि प्लेंटिफ मांगने को तो 100 बातें कहेगा, ठीक है, 10 बातें कहेगा कि ये सारे मेरे क्लेम्स बनते हैं, लेकिन कोर्ट को क्या लगता है कि ये सारे क्लेम्स में से जेन्युइन कौन कौन से हैं, ये जेन्युइन है, ठीक है, बस उस पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके वो सामने लेके आता है, हाईलाइट करेगा कि ये डिस्प्यूट है आपके बीच, ठीक है, ताकि उस चीज का आगे हेल्प मिल पाए ट्रायल में। और तो रूल 1 ये क्या बात करता है कि कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि आप कहाँ जाओ, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाओ। मींस कोर्ट से हटके कोई और तरीका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। कोर्ट क्या करेगा
शेल डायरेक्ट मीन्स उनको क्या करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, एडमिशन और डिनायल्स उनके रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट उनको भेजेगा जहाँ पे उसको देख के लग रहा है कि ये मैटर अगर वो बाहर रिजॉल्व करवाएंगे तो इनको ज़्यादा फायदा रहने वाला है। तो पार्टीज कहेंगे कि हम किधर जाएं भाई, सेक्शन 89 में, ठीक है, सीपीसी में बताया गया है कि आप वहाँ पे कुछ फोरम्स मेंशन है, आप वहाँ पे जा सकते हो। और कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जब उनको उधर भेजने वाला है कौन से फोरम में, अगर मान लो इधर वो भेज रहा है तो यहाँ पे डेट भी मेंशन करके भेजेगा कि इस डेट को आपने उस फोरम में पहुंच जाना है। और उस फोरम में जाके जो भी आपका जो रिकॉर्ड रहने वाला है वो ऑलरेडी वहाँ पे होएगा और दोनों पार्टीज को सुना जाएगा और उस मैटर को रिजॉल्व करवाया जाएगा एक सेटलमेंट के थ्रू। ठीक है, सेटलमेंट करवाना यहाँ पे बेसिक पर्पस है। तो सेक्शन 89 की बात करते हैं तो 89 क्या बात करता है, तो जहाँ पे कोर्ट को लग रहा है, ठीक है, वेयर देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट विच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, जहाँ पे कोर्ट को लग रहा है कि पार्टीज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं, तो कोर्ट क्या करने वाला है, दोनों पार्टीज को भेजेगा कहाँ पे, द कोर्ट में रिफॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ अ पॉसिबल सेटलमेंट एंड रेफर द सेम फॉर, तो यहाँ पे मे वर्ड यूज है कि दोनों पार्टीज को भेज सकता है कहाँ पे, आर्बिट्रेशन के लिए, कॉन्सिलिएशन के लिए, लोक अदालत के लिए या मीडिएशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब लॉज कौन से अप्लाई होने वाले हैं, तो वहां पे चले तो जाएंगे, जैसे अगर कोर्ट में होते हैं तो सीपीसी आपको फॉलो करते हो, ठीक है, लेकिन आर्बिट्रेशन में कौन सा लॉ फॉलो किया जाता है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। कॉन्सिलिएशन में कौन सा अप्लाई किया जाता है, तो सेम लॉ। ठीक है, लोक अदालत में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट रहता है, वो फॉलो किया जाता है। मीडिएशन के लिए पहले लॉ नहीं था, लेकिन मीडिएशन एक्ट आ गया अब 2023 में, तो उसको फॉलो करके जो भी मीडिएटर रहेंगे, कॉन्सिलेटर रहेंगे, ये अपने अपने लॉज को, इन स्टैट्यूट के जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करके जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल बताया हुआ है कि अगर मान लो आर्बिट्रेशन के लिए भेजा है या कॉन्सिलिएशन के लिए भेजा है तो ये वाला लॉ अप्लाई करेगा जो हमने पीछे देख लिया है। लोक अदालत के लिए भेजा है तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट अप्लाई करेगा, वो सारी प्रोविजंस अप्लाई करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सुटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो भी कोर्ट को सही लगता है उधर भेजा जाएगा। ठीक है, और उस लोक अदालत में मान लो कोई पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है, चेयर पर्सन होता है उनमें एक, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कलेक्टिवली एक मैटर को, दोनों पार्टीज को बिठा के बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सारी इसकी काइंड्स भी रहती हैं, नेशनल लोक अदालत रहती है, ठीक है, परमानेंट लोक अदालत रहती है, मोबाइल लोक अदालत रहती है, जहाँ पे लोगों के पास जाके, ठीक है, उनकी सिटीज में जाके, उनके विलेज में जाके दोनों पार्टीज की सेटलमेंट करवाई जाती है। ठीक है, सेटलमेंट को प्रमोट किया जाता है बहुत ज्यादा। तो इसके अलावा मीडिएशन के लिए, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करवाया जाता है दोनों पार्टीज के बीच में। ठीक है, जो भी प्रोसीजर रहेगा, आपको पता है अब हमारे पास मीडिएशन एक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। तो ये हमारे कुछ केस हैं। तो ये हमारा केस क्या बात करता है, लैंडमार्क केस है। तो यहाँ पे सेक्शन 89 में जैसे मैंने कहा है आपको कि मे वर्ड यूज है कि कोर्ट भेज सकता है, लेकिन रूल 1A में क्या है, कोर्ट भेजेगा ही भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि इन चीज़ों को आपने ओवरलैप करके, ठीक है, कोई और कॉन्ट्राडिक्शंस बढ़ा नहीं देनी है। ठीक है, कि दोनों लॉज एक दूसरे के बिल्कुल अपोज हैं, ये लॉ ओवरराइड करना चाहिए या कौन सा लॉ ओवरराइड करना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, जिसमें क्या होने वाला है कि जो दोनों लॉज हैं वो दोनों जिंदा रहेंगे अपनी अपनी जगह पे, और वो अपनी अपनी प्लेस पे काम करेंगे जितना वो कर सकते हैं। इन दोनों की ओवरलैपिंग जानबूझ के पार्टीज ने नहीं करवानी। ठीक है, आप इधर टाइम वेस्ट ना करो कि इधर तो मैं है इधर तो शेल है। मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सेटलमेंट करवाना। ठीक है, सेटलमेंट हो जाए, ठीक है, दोनों पार्टीज को जस्टिस मिल जाए, दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो जाए, इससे ऊपर कोई चीज नहीं है। ठीक है, रेदर देन कि सिर्फ एक ही पार्टी का फायदा होने वाला है जो भी कोर्ट जजमेंट देगी। तो इस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दोनों के बीच में। यहाँ पे आप क्या लेके चल सकते हो कि अगर पार्टीज अग्री कर रही हैं, वो पार्टीज अग्री करती हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है, भेजा जाएगा एडीआर में। ठीक है, तो इस चीज को आपने ऐसे रीड करना है, ओवरलैप करके नहीं पढ़ना है कि ये यहाँ पे कुछ और बताया जा रहा है, वहां पे कुछ और बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारा केस आता है, ठीक है, ये भी आर्बिट्रेशन का केस आता है। तो यहाँ पे रूल 1A है जो हमारा, वो कंपल्सरी रेफरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, मींस शेल शेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो शेल का मतलब क्या है कि कोर्ट भेजेगा ही भेजेगा, मींस अगर पार्टी नहीं भी मानती तो भी भेजेगा। ठीक है, वैसे मान लो अगर किसी ने आर्बिट्रेशन में जाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो। ठीक है, कि दोनों पार्टीज जाना चाहती हैं आर्बिट्रेशन में,
तो वो जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे कोर्ट अगर वो उन दोनों की कंसेंट नहीं भी है तो कोर्ट भी क्या कर सकता है, उनको रेफर कर सकता है, मींस आर्बिट्रेशन के लिए भेज सकता है, इवन दो की उनकी कंसेंट नहीं भी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन की थी, जैसे हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, एडीआर के लिए उनको भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब मैटर्स के लिए क्या रेफरेंस करनी ज़रूरी है कि आप एडीआर में ही जाओ, आर्बिट्रेशन में जाओ, कॉन्सिलिएशन में जाओ, मीडिएशन में जाओ? ठीक है, क्या ज़रूरी है सारे मैटर्स में? सारे मैटर्स में ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे क्राइम जुड़ जाता है आके, वहाँ पे फिर उनको फोर्सफुली वहाँ पे नहीं भेजा जाएगा, वो वाले मैटर को कोर्ट में ही डिसाइड किया जाएगा। जैसे मान लो कोई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें आ जा रही हैं फ्रॉड की, ठीक है, कि या फिर मान लो कोई फ्रॉडुलेंट रिकॉर्ड तैयार किया गया, ठीक है, इंपर्सोनेशन की गई है, ठीक है, नकल बनाई गई है किसी चीज़ की, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बीएनएस की प्रोविजंस अप्लाई करेंगी, तो फिर ये मैटर को कोर्ट में ही रखा जाएगा। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट क्या है? तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में जाने के लिए, स्पेशली आपको आर्बिट्रेशन में जाने के लिए एक फोरम है, ये हमारा आर्बिट्रेशन सेंटर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए क्या ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज एक अग्रीमेंट साइन करें। ठीक है, एक क्लॉज ऐड करें। जब वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं कोई, तो उसमें वो पहले से लिख के रखे कि अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट होएगा ना, तो हम आर्बिट्रेशन में ही जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रहता है। तो यहाँ पे अग्रीमेंट के बाद जो डिस्प्यूट आया, अब वो डायरेक्ट किधर जाएगा, आर्बिट्रेशन के पास जाएगा, या फिर कोर्ट भेज देगा आपको। तो यहाँ पे कोर्ट जिसके पास भेजा जा रहा है, ठीक है, वो पर्सन कौन रहेगा, तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रहेगी, जिसमें आर्बिट्रेटर एक्ट करेगा, न्यूट्रल पार्टी रहेगी ये। ठीक है, दोनों पार्टीज के लिए ये बाइस नहीं रहने वाली है, दोनों पार्टीज को इक्वली सुनेंगी। सुनने के बाद, ठीक है, दोनों की बातें रिकॉर्ड करने के बाद एक कंक्लूजन पे आएगी, जिसको क्या कहा जाता है, आर्बिट्रल अवार्ड। और ये जो अवार्ड पास किया गया है वो फाइनल और बाइंडिंग रहने वाला है पार्टीज के ऊपर। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर रहता है। कॉन्सिलिएशन में क्या रहता है, कॉन्सिलिएशन में एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर, जैसे यहाँ पे है ना, अग्रीमेंट साइन करने के बाद अवार्ड बनाया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्सिलिएटर रहता है जो आपकी हेल्प के लिए बैठाया गया है, वो एक फैसिलिटेटर का काम करता है। ठीक है, दोनों पार्टीज को समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, दोनों पार्टीज ने क्या की है, अपनी बात मान ली है। ठीक है, दोनों एक कंक्लूजन पे आ गए हैं। कोर्ट कॉन्सिलेटर क्या करेगा, दोनों की बात सुन के यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट पे लिख देगा और दोनों पार्टीज के साइन ले लेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, सेटलमेंट एग्रीमेंट कहा जाता है। ये साइन करने के बाद अब पार्टीज के ऊपर ये भी बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सेटलमेंट अग्रीमेंट कॉन्सिलेटर पास नहीं करता। ठीक है, वो नॉन बाइंडिंग है, उसका जो भी डिसीजन रहेगा। ये सेटलमेंट अग्रीमेंट पार्टीज के द्वारा बनाया गया है, तो ये मानना चाहे तो माने, नहीं मानना चाहती तो ना माने। ठीक है, अदरवाइज ये वैलिड ही रहता है। ठीक है, बाइंडिंग ही रहता है। अगर पार्टीज चाहती हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो ये पेज को उड़ा दो, आग लगा दो, जो मर्जी कर दो। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जो जहाँ पे लोक अदालत की बात की गई है। ठीक है, तो नालसा के अंडर ये बनाई जाती हैं बॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे लोक अदालत का मतलब पर्पस क्या होता है, मान लो कोई वीकली लोक अदालत लगती है, सैटरडे संडे लगती है, जहाँ पे क्या किया जाता है, सारे मैटर्स को एक ही दिन सुना जाता है, जो लगता है कि कॉम्प्रोमाइज जहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, डिवोर्स का केस है, जहाँ पे लगता है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, दोनों पार्टीज को समझाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैटर्स जहाँ पे क्राइम डील नहीं कर रहा है, अटैच नहीं हो रहा है आके, वो सारे मैटर्स में कॉम्प्रोमाइज की जहाँ पे संभावना है, उनको यहाँ पे लेके आया जा सकता है। तो ये इनका बेनिफिट क्या रहता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मींस कोई वकील की फीस नहीं रहती यहाँ पे। ठीक है, कोर्ट फीस नहीं रहती यहाँ पे। ठीक है, सारे लोग, आम जनता है, मीन्स ये लोगों की अदालत है। लोक अदालत मीन्स लोगों की अदालत, लोगों के मसले सुनने के लिए बनाई गई है। तो इस वजह से डायरेक्ट लोग बात कर सकते हैं उस फोरम से, जो भी चेयरपर्सन रहने वाला है वहाँ पे। ठीक है, जो मेंबर्स रहने वाले हैं लोक अदालत के, उनसे। ठीक है, तो सिंपल ये हमारी लोक अदालत है। जैसे हमने कहा, नेशनल लोक अदालत रहती है, परमानेंट लोक अदालत रहती है, मोबाइल लोक अदालत रहती हैं, स्टेट की लोक अदालत भी रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी हैं। मीडिएशन क्या रहता है, मीडिएशन भी एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन, अगर मान लो मीडिएशन सेंटर में भेज दिया है, ठीक है, तो ये मीडिएटर है एक बंदा, ठीक है, जो आपके डिस्प्यूट को सुन रहा है और वो दोनों की बात करवाने की कोशिश कर रहा है। मीन्स ये एक आपको सिर्फ एक जगह प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर रहे हो, कोई रूल आपके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ एक आपको जगह प्रोवाइड कर रहा है और आपको नेगोशिएट करवा रहा है, बात करने के लिए जगह प्रोवाइड करवा रहा है, सिर्फ एक प्लेस का काम कर रहा है। ठीक है, आप म्यूचुअली अग्री करते हो जिस चीज़ों को लेके आपस में बात करके
उस चीज़ को वो क्या करता है, बस आपके साइन करवाता है एक एग्रीमेंट बनवा के, अदरवाइज वो अपना कोई डिसीजन नहीं देता। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। मीडिएशन का सबसे ईजी प्रोसेस है। आर्बिट्रेशन का रहता है थोड़ा सा टेक्निकल, कोर्ट से तो इजी रहता है लेकिन थोड़ा सा प्रोविजंस जो फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे अग्रीमेंट की, और ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है, अवार्ड पास करना पड़ता है, ठीक है, आर्बिट्रेटर को, और वो बाइंडिंग रहता है। लेकिन कॉन्सिलिएशन में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। पार्टीज क्या करती हैं, कॉन्सिलिएटर की बात भी सुनती हैं, ठीक है, खुद भी अपने पॉइंट्स रखती हैं सामने, और वो एक अग्रीमेंट साइन करवा लेता है। लेकिन मीडिएशन में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ एक जगह प्रदान कर रहा है आपको, बात करनी है करो, नहीं करनी तो उसको क्या लेना देना, ठीक है। तो ये सिंपल एक नेगोशिएशन प्रोसेस है, ठीक है, इनफॉर्मल प्रोसेस है जहाँ पे फालतू की फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। तो कौन सी मैटर्स को हम कहें कि एडीआर में लेके जाया जा सकता है और कौन से मैटर्स को नहीं लेके जाया जा सकता। मैटर्स जो कि एक्सक्लूडेड है, ठीक है, मैटर्स एक्सक्लूडेड, ठीक है, मींस जो मैटर सुटेबल नहीं है एडीआर में जाने के लिए, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो ये वाले हैं। जैसे मान लो रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट रहते हैं, ठीक है, या फिर कोई मान लो फ्रॉड का मैटर रहता है, मिस रिप्रेजेंटेशन, इम्पर्सोनेशन, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। या प्योर क्रिमिनल ऑफेंसेस, कोई मर्डर आ जाता है, ठीक है, डकैती आ जाती है, थेफ्ट आ जाता है, या फिर ऐसे केसेस जहाँ पे कोर्ट की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मींस मान लो कोई माइनर के अगेंस्ट किसी ने केस डाल दिया, तो माइनर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट डाल दिया, तो ऐसे मैटर्स को आप नहीं भेजोगे आर्बिट्रेशन की, सॉरी, एडीआर की तरफ, नॉट आर्बिट्रेशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ आप नहीं भेजोगे। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन और लोक अदालत में इनको नहीं भेजा जाएगा, इन मैटर्स को, ठीक है। तो ये क्या एग्जॉस्टिव लिस्ट है, यही मैटर्स को नहीं भेजा जाएगा। तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये पार्टीशन है इसकी, इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं जो इस लिस्ट का पार्ट बन सकती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ग्रांट ऑफ अथॉरिटीज बाय कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी, ठीक है, तो ये भी चीजें रह सकती हैं। तो बस सिंपल सी है कि इंक्लूसिव है, रिजिड मान के नहीं चलना है आपने। तो मैटर जो एडीआर में भेजे जा सकते हैं, ये भी हम कहें एग्जॉस्टिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इंक्लूसिव है ये भी। तो मैटर जो ट्रेड से रिलेटेड है, कमर्स से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया, बैंकर डिस्प्यूट हो गए, कस्टमर एंड सप्लायर्स डिस्प्यूट हो गई, लैंड लॉर्ड या टेनेंट का डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो ये जा सकते हैं एडीआर में। रिलेशनशिप डिस्प्यूट हो जाते हैं जहाँ पे मान लो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, कोई मेंटेनेंस का डिस्प्यूट है, चिल्ड्रन की कस्टडी का केस है, पार्टनरशिप को पार्टनरी डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी को लेके कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो क्या है, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशंस के लिए, जैसे मान लो इजमेंट्री राइट बनता है, मेरा राइट ऑफ वे बनता है, ठीक है, या राइट टू यूज एयर, लाइट, वाटर, कुछ भी, ठीक है, ये मेरे राइट्स बनते हैं, उनको कंटिन्यू किया जाए आगे, मैं पहले करता था अब भी इसको कंटिन्यू किया जाए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन को लेके, मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये सारे मैटर्स को लेके जाया जा सकता है, ठीक है, एडीआर में। टॉट के जो क्लेम्स रहते हैं, मोटर व्हीकल, ठीक है, जहाँ पे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कंपनसेशन दिया जा सकता है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रहते हैं हमारे, ठीक है, इन सबको भेजा जा सकता है, या इनके लिए सेपरेट फोरम्स जो बनाई गई हैं, ठीक है, तो इनकी अलग से ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है, कंज्यूमर ट्रिब्यूनल्स अलग से बनी होती हैं, तो वहाँ पे भेजा जा सकता है मैटर्स को, ठीक है। आउटसाइड द कोर्ट हो सकते हैं जो। रूल 1B, अपेयरेंस बिफोर द कॉन्सिलिएटरी फोरम और अथॉरिटी। तो यहाँ पे कोर्ट ने मेंशन कर दिया रूल 1A में, जहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो आप, ठीक है, एडीआर में, और वहाँ पे डेट मेंशन कर देगा कोर्ट आपको किस फोरम में जाना है, और अब पार्टीज को वहाँ पे अपीयर होना ही होना है उस अथॉरिटी के पास, ठीक है। रूल 1C, अपेयरेंस बिफोर, वो कोई भी अथॉरिटी चाहे आर्बिट्रेशन की है, कॉन्सिलिएशन की है, मीडिएशन की है, लोक अदालत की है, आप वहाँ पे अपीयर हो गए। रूल 1C, अपेयरेंस बिफोर द कोर्ट कॉन्सिक्वेंट टू द फेलियर ऑफ एफर्ट्स ऑफ कॉन्सिलिएशन। तो यहाँ पे कोर्ट ने आपको उधर भेज दिया, ठीक है, आप वहाँ पे चले गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी रहने वाला है यहाँ का, आर्बिट्रेटर, कॉन्सिलिएटर, मीडिएटर, ठीक है, यहाँ पे ये जो फोरम है यहाँ पे चेयरपर्सन। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये मैटर को इधर रिजॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों पार्टी से बात करके देख लिया है कि दोनों पार्टीज मान ही नहीं रही हैं, कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं रही हैं, जिद्दी हैं दोनों, तो फिर वो फोरम क्या करेंगी, उस मैटर को वापस कहाँ भेज देंगी, कोर्ट में भेज देंगी। मीन सेक्शन 89 रूल 1A से वापस कहाँ पे आ जाओगे आप, सीपीसी में वापस आ जाओगे, ठीक है। दोनों पार्टीज को फिर कोर्ट क्या करेगी, नेक्स्ट डेट मेंशन जो भी एक अपना रहता है एग्जामिन करने के बाद, एडीआर की बात नहीं बनी, चलो नहीं बनी, तो नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं, आगे की सुनवाई कोर्ट में होने वाली है, ठीक है।
तो रूल 2 ओरल एग्जामिनेशन की बात करता है कि पार्टीज को ओरल एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक है। तो कब एग्जामिन किया जाएगा ओरली? एट फर्स्ट हेयरिंग, ठीक है। तो पहली जो हेयरिंग क्या रहेगी हमारी, आपको पता है, ठीक है, कि जिस दिन कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, कोर्ट क्या करेगा, मैटर्स को जो भी रहने वाले हैं, क्या रियल डिस्प्यूट रहने वाला है, ठीक है, एलिसिडेट करने के लिए, ठीक है, तो क्या करेगा, दोनों पार्टीज से वो ओरली क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, जो भी पार्टीज प्रेजेंट है कोर्ट में, और या फिर उनको अपीयर होने के लिए बुला सकता है, जो भी कोर्ट को सही लगेगा, ठीक है। या फिर उनसे जो वो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, ठीक है, जो भी रहने वाले हैं, ओरली एग्जामिन कर सकता है, ठीक है, उस पर्सन को जो पर्सन उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। मान लो डिफेंडेंट नहीं प्रेजेंट लेकिन उसका भाई आया, ठीक है, मीन्स ऐसी पार्टी जो मटेरियल क्वेश्चंस का आंसर दे सकती है, उनको भी वो ओरली एग्जामिन कर सकता है, या फिर उसका जो प्लीडर रहेगा उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, या प्लीडर के साथ जो आने वाला है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे हम कहें कि फर्स्ट हियरिंग के बाद क्या ओरली एग्जामिन नहीं किया जा सकता पार्टीज को? प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में ही सिर्फ उनको एग्जामिन किया जा सकता प्लीडिंग्स के लिए ही। तो किसी भी हेयरिंग के लिए एट सब्सिक्वेंट हियरिंग, पहली हेयरिंग के बाद भी दूसरी तीसरी कोई भी स्टेज में जब भी कोर्ट उनको बुलाएगा, कोर्ट की मर्जी है कि वो उनको क्या करे, वो ओरली एग्जामिन कर सकता है, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जस्टिस अवेल करना, ठीक है। तो उसके लिए कोर्ट को जो चीज़ें सही लगती हैं, जो मटेरियल क्वेश्चन सही लगते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, पार्टी से पूछ सकता है, इन पर्सन प्लेंटिव डिफेंडेंट से, उनके प्लीडर से, या फिर इसके अलावा कोई भी पर्सन जो प्रेजेंट है कोर्ट में, और या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो मटेरियल क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, उन उनसे वो क्वेश्चनिंग कर सकता है, ठीक है। तो कोर्ट इसके अलावा हम कहें कि क्या दूसरी पार्टी सजेस्ट कर सकती है कि आप ये क्वेश्चन पूछो, यस, दूसरी पार्टी प्लेंटिव कह सकता है कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन ना, ये तो आप पूछना ही पूछना डिफेंडेंट से, तो कोर्ट प्लेंटिव की तरफ से वो भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, या डिफेंडेंट अगर कहता है कि ये क्वेश्चन पूछो आप प्लेंटिव से, तो कोर्ट वो भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, खुद भी ओरली एग्जामिन कर सकता है, इसके अलावा अगर सजेस्ट किए जाते हैं पार्टीज के द्वारा क्वेश्चंस, तो वो भी वो एग्जामिन कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है रूल 2 का, जो ओरल एग्जामिनेशन को अगर हम लेके कहें, तो यहाँ पे जो कोर्ट पूछ रहा है बातें, क्वेश्चंस पूछ रहा है, दोनों बात तो दोनों पार्टी से बात कर रहा है, ठीक है, या कोई और पर्सन को वो एग्जामिन कर रहा है, या प्लीडर को एग्जामिन कर रहा है, तो उस कोर्ट का सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, सिर्फ डिटरमिन करना कि रियल डिस्प्यूट है क्या, रियल एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, दिक्कत है क्या दोनों पार्टी के बीच, ठीक है। ना कि वो एविडेंसेस ले रहा है, इसको एज एविडेंस यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी देखने के लिए, कोई एडमिशन प्रूव करने के लिए डिफेंडेंट एविडेंस नहीं लेके आएगा, ठीक है, कोई क्रॉस करने के लिए कोई चीजें नहीं लेके आएगा, ठीक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिसाइड नहीं हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्यूट डिसाइड हो रहा है कि है क्या डिस्प्यूट, कोई चीज ए या बी के फेवर या अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल ये जो भी चीजें रहने वाली हैं ओरल एग्जामिनेशन, क्या ये अंडर ओथ रहेगा? नहीं, अंडर ओथ नहीं रहेगा। वैसे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो ऑन ओथ होती हैं, लेकिन रूल 2 में जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या अदर पर्सन के द्वारा या प्लीडर के द्वारा, जो कोर्ट ने क्वेश्चंस पूछे हैं या एग्जामिन किया है, वो ऑन ओथ नहीं है, ठीक है। और ना ही विटनेसेस को ऑन ओथ एग्जामिन किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम एलिगेशन हैं उनको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, और कोर्ट अपना माइंड क्लियर कर रहा है कि आगे जो भी इश्यूज आने वाले हैं उसको लेके। रूल 3 क्या बात करता है, सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी रिटन। तो यहाँ पे दोनों पार्टी से कोर्ट ने क्वेश्चंस पूछे, जो भी रहने वाला ओरली एग्जामिन किया, पार्टी को किया या अदर पर्सन को किया, प्लीडर को किया, किसको किया, अब कोर्ट क्या करेगा, सब्सटेंस तैयार करेगा, मींस कंक्लूजन तैयार करेगा, ठीक है, कि मैंने दोनों पार्टी से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है, क्या क्या उन्होंने आंसर दिए हैं, उनको वो अपने रिकॉर्ड में मेंशन कर लेगा, ताकि आगे जाके उसको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो सिंपल रूल 4 क्या बात करता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर। अगर मान लो प्लीडर है कोई, वेयर द प्लीडर ऑफ एनी पार्टी हु अपीयर्स बाय अ प्लीडर और एनी सच पर्सन अकम्पनिंग अ प्लीडर एज, कोई पर्सन, ठीक है, जो क्या कर रहा है, प्लीडर अपीयर हुआ है, ठीक है, वो आंसर नहीं दे पा रहा है, या फिर वो जानबूझ के उन क्वेश्चंस, मटेरियल क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहा, ठीक है, कोर्ट बार बार उससे पूछ रही है, वो आंसर नहीं दे रहा, तो या फिर विच द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द पार्टी हुम ही रिप्रेजेंट और टू आंसर, ठीक है, या फिर पार्टी को आंसर देना चाहिए, इज लाइकली टू बी एबल टू आंसर इफ इंटेरोगेटेड इन पर्सन, ठीक है, या फिर उसको इंटेरोगेट अगर किया जाएगा तो फिर वो उन चीज़ों का आंसर दे सकता है, तो इसके लिए कोर्ट क्या कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है हियरिंग, क्योंकि कोर्ट को अपना माइंड क्लियर करना है, ठीक है। तो उस चीज़ का अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, नेक्स्ट डेट आपको दे देगी, तब आके आप
आपको उस चीज़ के लिए जो भी है जवाब देना कोर्ट में, ठीक है। लेकिन ये नेक्स्ट हियरिंग कितनी होएगी, पोस्टपोन की जा सकती है इस हियरिंग को। मान लो प्लीडर कह रहा है कि मेरी पार्टी आएगी, वो अच्छे से आंसर दे सकती है, लेकिन आपको लेके आना उस पार्टी को कितने दिन के बीच बीच, 7 दिन के बीच बीच। कोर्ट इस प्रोसीडिंग को पोस्टपोन कर सकती है या एक एडजर्नमेंट दे सकती है मैक्सिमम 7 डेज की, इससे ज़्यादा की नहीं, ठीक है। क्योंकि कोर्ट को आंसर चाहिए, आप खुद दो आंसर या आप पार्टी को लेके आओ, ठीक है, जैसे भी उस चीज़ का आंसर देना है आपको, ठीक है। If such party fails without lawful excuse to appear in person on the days appointed, अब ये 7वें दिन भी नहीं आती है पार्टी, ठीक है, उस चीज़ का आंसर देने के लिए, ठीक है, या प्लीडर उस चीज़ का आंसर नहीं दे पा रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा उस बंदे के अगेंस्ट जिसके लिए बुलाया था कोर्ट ने, ठीक है, और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द, और कोई भी ऑर्डर वो पास कर सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल रहता है। तो रूल 1 सिंपल क्या बात करता है, तो रूल 1 हमारा बात करता है कि जहाँ पे सिंपल कोर्ट क्या कर रही है, असर्टेन कर रही है, ठीक है, क्या एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या एडमिट किया जा रहा है, क्या डिनाई किया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट हियरिंग पे ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। रूल 1A क्या बात करता है कि एडीआर में भेजा जा सकता है मैटर को, यस भेजा जा सकता है, ठीक है। रूल 1B आ जाता है देन हमारा, ठीक है, जो क्या बात करता है कि पार्टीज को उस कोर्ट में या सॉरी उस फोरम में अपीयर होना है जिसके लिए भी भेजा गया, जौन से भी मोड में, एडीआर में, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, ठीक है, मीडिएशन किधर भेजा गया है, ठीक है। देन रूल 1C हमारा आ जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं आते हो कोर्ट, वहाँ पे उस फोरम में डिसाइड नहीं किया, तो रिवर्ट बैक होके वहाँ पे कोर्ट में वापिस आ जाएगा मैटर, ठीक है। तो रूल 2 क्या बात करता है हमारा, तो रूल बात करता है कि पार्टी से क्या किया जा सकता है, ओरली एग्जामिनेशन किया जा सकता है, इसको आप एज एविडेंस लेके नहीं चलते हो, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट को आइडेंटिफाई करने के लिए है। रूल 3 क्या बात करता है कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कोर्ट के द्वारा पार्टी से, प्लीडर से, जिससे भी, और वो सारी चीज़ों को कोर्ट अपना रिकॉर्ड बना के रख लेगी, ठीक है, कंक्लूजन एक बना के रजिस्टर कर लेगी अपनी फाइल में। और इसके अलावा अगर पार्टी प्लीडर नहीं उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाता, ठीक है, तो पार्टी को बुलाया जाएगा, और पार्टी को बुलाने के लिए कितना टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, या प्लीडर को आंसर देने के लिए टाइम दिया जा रहा है 7 डेज का, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप नहीं लेके आते हो इन दिनों के बीच बीच, ठीक है, मैक्सिमम हियरिंग या पोस्टपोन की जा सकती है 7 दिन तक, इससे ज़्यादा नहीं की जा सकती, कोई दूसरा तीसरा चांस नहीं है आपके लिए। फिर क्या होएगी, जजमेंट आ जाएगी उस बंदे के अगेंस्ट जो पार्टी नहीं उस क्वेश्चन का आंसर दे पा रही, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा ऑर्डर था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल डिटेल में करवाया है मैंने, सिंपल लैंग्वेज में। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ आप मेरी क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी, इससे मोटिवेशन मिलती है ताकि सीपीसी जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कोई भी सजेशन है वो भी आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आई होप सही है लेक्चर, ठीक है, आगे के लेक्चर्स भी बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कोर लॉ क्लासेस को। धन्यवाद, थैंक यू।